हेलो फ्रेंड्स, मैं अक्षय गुप्ता आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी तक हम अपनी पॉलिटी की सीरीज में 1919 के भारत शासन अधिनियम तक कवर कर चुके थे। आज हम उसके आगे कवर करेंगे। तो उसके बाद साइमन आयोग आया था और उसके बाद सांप्रदायिक अवार्ड योजना के विषय में चर्चा करेंगे तथा उसके बाद 1935 के भारत शासन अधिनियम को कवर करेंगे। तो आइए हम समझते हैं साइमन आयोग क्या था। साइमन आयोग सर जॉन साइमन के नेतृत्व में लाया गया था। इसी कारण इसका नाम साइमन आयोग रखा गया तथा इसका गठन नवंबर 1927 में किया गया था। किस कारणवश किया गया था? तो भारतीय संविधान के निर्माण के लिए इसका गठन किया गया था। क्या था साइमन आयोग? साइमन आयोग सर जॉन साइमन के नेतृत्व में आया था। इसका गठन 1927 में किया गया था तथा यह भारतीय संविधान के निर्माण के लिए लाया गया था। और साइमन आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो साइमन आयोग में सदस्यों की संख्या कुल 7 थी। कितनी थी? 7। साइमन आयोग में सदस्यों की संख्या कुल 7 रखी गई थी। और साइमन आयोग जो भारत आया था, तो यह भारत में क्यों नहीं चल सका? इसे भारतीय दलों द्वारा बहिष्कृत किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि इसमें सभी सदस्य जो साइमन आयोग के 7 सदस्य थे, वो सारे के सारे ब्रिटिश थे। वो सारे ब्रिटिश के थे। और 1930 में प्रस्तुत रिपोर्ट के जरिए द्वैध शासन प्रणाली, सांप्रदायिक निर्वाचन, राज्यों में सरकारों का विस्तार, ब्रिटिश भारत में संघ की स्थापना का समर्थन, ये सभी इनका समर्थन कर रहे थे। जो ब्रिटिशियन थे वो सभी इनका समर्थन कर रहे थे और भारतीय इससे नाराज थे। इसलिए भारतीय दलों द्वारा इसका बहिष्कार किया गया। और इस साइमन आयोग पर विचार के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन किए गए थे। गोलमेज सम्मेलन किए गए थे 3। इसे हम आगे मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में समझेंगे कि गोलमेज सम्मेलन क्या था, कब हुए थे। अभी आप केवल इतना समझ लीजिए कि साइमन आयोग पर विचार के लिए उसे 3 गोलमेज सम्मेलन किए गए थे। इनमें किनकी मध्यस्थता थी गोलमेज सम्मेलनों में? तो ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधि। तो जो ब्रिटिश सरकार थी तथा ब्रिटिश भारत थी और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधि, इनके मध्य गोलमेज सम्मेलन किए गए थे। और इसका परिणाम क्या निकला? तो इसका परिणाम निकला कि संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेत पत्र तैयार किया गया। इसके परिणाम स्वरूप एक श्वेत पत्र तैयार किया गया। उस श्वेत पत्र को विचार हेतु संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष रखा गया। जो श्वेत पत्र था उसे विचार के लिए संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष रखा गया तथा संयुक्त प्रवर समिति ने क्या किया उसका? तो संयुक्त प्रवर समिति की सिफारिश पर कुछ संशोधनों के साथ उसी को, जो श्वेत पत्र था, उसे भारतीय परिषद अधिनियम 1935 जो आने वाला अधिनियम है उसमें शामिल कर दिया गया। तो आइए हम एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि वो साइमन ये आयोग था, जो साइमन कमीशन था, वो क्या था, क्यों लाया गया था। तो साइमन आयोग सर जॉन साइमन के नेतृत्व में आया था और इसमें 7 सदस्य थे और वो सभी के सभी ब्रिटिश के थे। इसका गठन 1927 में किया गया, नवंबर 1927 में। किस कारणवश किया गया? तो भारतीय संविधान के निर्माण के लिए किया गया। भारतीय दलों द्वारा इसका बहिष्कार किया गया। क्या कारण था कि भारतीय दलों द्वारा बहिष्कार किया गया? तो इसके सभी सदस्य जो 7 सदस्य थे वो सभी के सभी ब्रिटिशियन थे, ब्रिटिश के थे तथा यह सांप्रदायिक निर्वाचन, द्वैध शासन प्रणाली आदि के समर्थन में था और भारतीय दल इसके समर्थन में नहीं थे, इसलिए इसका बहिष्कार किया गया। जो साइमन आयोग था, इस पर विचार हेतु इसे 3 गोल में सम्मेलन किए गए। किसके मध्य में किए गए? तो ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों की मध्यस्थता थी उसमें। परिणाम स्वरूप जो गोलमेज सम्मेलन हुए उनका परिणाम क्या निकला? उनका परिणाम निकला कि संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेत पत्र तैयार किया गया। जो साइमन आयोग था उसमें कुछ संवैधानिक सुधार किए गए और एक श्वेत पत्र तैयार किया गया। उस श्वेत पत्र को भी विचार के लिए संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष रखा गया तथा संयुक्त प्रवर समिति के जब समक्ष रखा गया तो उसने कुछ संशोधनों के साथ इस श्वेत पत्र को
भारतीय परिषद अधिनियम 1935 में शामिल कर दिया। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो इसी के बाद एक सांप्रदायिक अवार्ड योजना लाई गई। यह योजना क्या थी? तो इस योजना के लागूकर्ता थे उस टाइम के ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड। और यह योजना कब लागू की गई? तो अगस्त 1932 में इस योजना को लागू किया गया। इस योजना में क्या था, क्या थी यह योजना? सांप्रदायिक अवार्ड योजना क्या थी? तो यह थी कि दलितों के लिए भी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, अर्थात जो सांप्रदायिक निर्वाचन मुस्लिमों के लिए, सिखों के लिए आदि के लिए लाया गया था, अब उन्हें में दलितों को भी अलग कर दिया जाए, दलितों के लिए भी प्रत्यक्ष निर्वाचन लाया जाए, जिससे गांधी जी असंतुष्ट हुए। उस समय गांधी जी पूना जेल में थे, पूना की जेल में थे। तब उन्होंने वहाँ पे पूना की यरबदा जेल में अनशन पर बैठ गए। तो उसी से संबंधित पूना पैक्ट लाया गया, पूना जेल में समझौता किया गया, उसी को पूना पैक्ट कहा जाता है। क्या समझौता किया गया? कि कांग्रेस नेताओं और दलित नेताओं के बीच समझौता किया गया। क्या समझौता था? कि संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखा और दलितों के लिए स्थान आरक्षित कर दिया गया। क्या था, एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं दोबारा से। तो सांप्रदायिक अवार्ड योजना लाई गई थी सन 1932 में, अगस्त 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा। यह क्या थी? कि यह थी दलितों के लिए भी प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था। सांप्रदायिक अवार्ड योजना का मतलब था कि दलितों के लिए भी प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था लाई जाए। इससे गांधी जी असंतुष्ट हुए और उन्होंने पूना पैक्ट या उन्होंने पूना की यरबदा जेल में अनशन की और इसी से संबंधित पूना पैक्ट लाया गया। पूना समझौता क्या था? कि कांग्रेस नेताओं और दलित नेताओं के बीच समझौता किया गया था। यह क्या था? कि संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखा और दलितों के लिए स्थान आरक्षित कर दिया। इसे कहा जाता है पूना पैक्ट या पूना समझौता। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक, भारत शासन अधिनियम 1935। अभी तक जितने अधिनियम लाए गए उनमें सबसे इम्पोर्टेंट अधिनियम है भारत शासन अधिनियम 1935। यह क्यों लाया गया, कब लाया गया, कैसे लाया गया, आइए हम समझते हैं। तो भारत शासन अधिनियम, अभी आप इसे थ्योरेटिकल समझिए, फिर इसके बाद हम एक ट्रिक देंगे। इस ट्रिक के माध्यम से आप इसे बहुत ही जल्दी याद कर लेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। तो इसकी सबसे इम्पोर्टेंट है जो व्यवस्था है वो है अखिल भारतीय संघ की स्थापना। इस एक्ट के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। हालांकि वो असफल रही। असफल क्यों रही? क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। यह क्या थी अखिल भारतीय संघ? इसमें कहा गया था कि जो भारत है वो एक संघ के रूप में है तथा जो राज्य और रियासतें हैं वो एक इकाई के रूप में है। लेकिन रियासतों ने सोचा कि इसमें हमारी जो संप्रभुता है वो समाप्त हो जाएगी, इसलिए देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। इसलिए यह अखिल भारतीय संघ की स्थापना की व्यवस्था असफल रही। इसी के साथ दूसरी है हमारी केंद्र में द्वैध शासन। तो यह क्या था केंद्र में द्वैध शासन? तो यह था कि विषयों के विभाजन हेतु 3 सूचियाँ बनाई गई। पहले जो 1919 का एक्ट था उसमें प्रांतों के लिए द्वैध शासन लाया गया था, लेकिन जो 1995 का भारत शासन अधिनियम है इसमें केंद्र के लिए द्वैध शासन लाया गया तथा प्रांतों का द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। केंद्रों में द्वैध शासन लाने के लिए विषयों का विभाजन किया गया। तो विषयों के विभाजन हेतु 3 सूचियाँ बनाई गई, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघीय सूची क्या होती है? संघीय सूची होती है इसमें जो विषय हैं उन पर केवल संघ नियम बना सकता है, जो उन पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची, राज्य सूची क्या होती है? राज्य सूची वह सूची होती है जिसमें इन विषयों पर केवल राज्य सरकार नियम बना सकती है। हालांकि इसमें केंद्र सरकार भी नियम बना सकती है, लेकिन वो राज्य हित में होनी चाहिए, राज्य के हित में होने चाहिए, तभी केंद्र सरकार इस पर कानून बना सकती है। और समवर्ती सूची, तो इस सूची के अंतर्गत जो राज्य है सरकार है तथा जो केंद्र सरकार है दोनों इनके विषयों पर कानून बना सकते हैं। तो संघीय सूची में उस टाइम 59 विषय रखे गए थे, राज्य सूची में 54 विषय
और संवर्ती सूची में 36 विषय रखे गए थे। लेकिन आज के टाइम में संवर्ती सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं और संवर्ती सूची में 52 विषय हैं। और यह जो भारत शासन अधिनियम 1935 था, यह अभी तक का सबसे बड़ा अधिनियम है और इसमें से लगभग 250 अनुच्छेद हमारे संविधान में शामिल किए गए हैं। इसमें प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया और उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। कोई पूछे कि भारत में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था कब की गई, तो 1919 में। उस समय भारत में कहा गया था कि हम आपको क्रमिक रूप से उत्तरदायी शासन प्रदान करेंगे। तो भारत में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था 1919 में की गई और उत्तरदायी सरकार की स्थापना 1935 में की गई। तो गवर्नर को राज्य विधान परिषदों के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना आवश्यक था। उत्तरदायिता क्या थी कि गवर्नर जो है वो राज्य की जो विधान परिषदें हैं उनके लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करेगा। इसी के साथ जो हमारा अगला प्रावधान था उसे पढ़ते हैं। तो अगला प्रावधान था कि कुछ प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था लाई गई। क्या लाई गई? कुछ प्रांतों, अभी केवल केंद्रों में द्विसदनीय व्यवस्था थी, राज्यसभा और लोकसभा। लेकिन अब 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में भी द्विसदनीय व्यवस्था लाई गई। लेकिन कुछ प्रांतों में, कुल प्रांत कितने थे? 11 प्रांत थे, लेकिन लाई गई कितने में? 6 प्रांतों में। क्या द्विसदनीय व्यवस्था क्या थी? तो इसमें विधानसभा और विधान परिषद में बांट दिया गया। जो विधान परिषद केवल एक थी उसे विधानसभा और विधान परिषद दो में बांट दिया गया। वो 6 प्रांत कौन कौन थे? तो वो थे बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम। कौन कौन थे? बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम। इसी के साथ भारत शासन नियम 1935 के तहत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। कहाँ की गई? दिल्ली में की गई। कब की गई? 1937 के अंतर्गत। 1937 में किस एक्ट के अंतर्गत की गई? तो भारत शासन नियम 1935 के अंतर्गत की गई। कोई पूछे कि भारत शासन नियम संघीय अथवा केंद्रीय न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो 1937 में दिल्ली में की गई। और इस न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो वो थे मॉरिस ग्वायर। कौन थे? मॉरिस ग्वायर। इस एक्ट के तहत 1937 में ही, जब संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई, तभी 1937 में 1 अप्रैल 1937 को आरबीआई की स्थापना भी की गई। कहाँ की गई? कोलकाता में। तो भारत में सर्वप्रथम आरबीआई की स्थापना कब की गई? तो वो थी 1 अप्रैल 1937। कहाँ की गई? कोलकाता में। इसी एक्ट के तहत इंडिया काउंसिल की समाप्ति की गई और राज्य सचिव अब कुछ सलाहकारों की मदद से ही कार्य करेगा। इस एक्ट के तहत प्रावधान किया गया कि जो राज्य सचिव है वो अब कुछ सलाहकारों की मदद से ही कार्य करेगा। जो भारत शासन अधिनियम 1935 था, इसके अंतर्गत लोक सेवा आयोग में भी कई परिवर्तन किए गए। क्या परिवर्तन किए गए? तो 1926 में, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, CPSC। उसी का नाम बदलकर इस एक्ट के तहत यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अर्थात संघ लोक सेवा आयोग UPSC रख दिया गया तथा इसमें लोक सेवा आयोग को 3 भागों में बांटा गया। संघीय लोक सेवा आयोग, प्रांतों के लिए लोक सेवा आयोग तथा 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग। तो इस एक्ट के तहत लोक सेवा आयोग का गठन तो किया गया, लेकिन उसे 3 भागों में बांटा गया। क्या क्या? UPSC और प्रांतीय लोक सेवा आयोग तथा 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग। इस एक्ट के तहत मताधिकार का भी विस्तार किया गया। मताधिकार में लगभग 10%, कितना? 10%, लगभग 10% व्यक्तियों को, जनसंख्या को मताधिकार मिल गया था तथा दलित जातियों और महिलाओं के लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। जैसा कि दलितों के लिए पहले ही की जा रही थी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था, उसी को दोहराकर
इस एक्ट में भारत शासन अधिनियम 1935 में दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई और लगभग 10% जनसंख्या को मताधिकार मिल गया। तो आइए हम इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो रिवीजन करते हैं तो सॉरी तो क्या था भारत शासन अधिनियम 1935। इस एक्ट के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, जिनमें देशी रियासतों ने शामिल होने से मना कर दिया, इनकार कर दिया, क्योंकि वह अपने को स्वतंत्र रखना चाहते थे। केंद्र में द्वैत शासन लाया गया, प्रांतों का द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया। केंद्र में द्वैत शासन लाने के लिए विषयों का विभाजन किया गया और 3 विषयों के विभाजन करने के लिए 3 सूचियाँ बनाई गई: संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघीय सूची को 2 भागों में बांट दिया गया, हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त किया गया और उत्तरदायी सरकार की स्थापना कर दी गई। कुछ प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था लाई गई। 6 प्रांतों में, कुल प्रांत कितने होते थे? 11। द्विसदनीय व्यवस्था किन माध्यम से लाई गई? तो विधानसभा और विधान परिषद के माध्यम से द्विसदनीय व्यवस्था लाई गई। बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 में संघीय अथवा केंद्रीय न्यायालय की स्थापना की गई दिल्ली में। 1 अप्रैल 1937 को आरबीआई की स्थापना की गई कोलकाता में। इंडिया काउंसिल की समाप्ति कर दी गई तथा राज्य सचिव अब कुछ सलाहकारों की सलाह से ही कार्य करेगा। पीएससी लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई तथा लोक सेवा आयोग को 3 भागों में बांट दिया गया है: यूपीएससी और प्रांतीय लोक सेवा आयोग, 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग। तो आइए अब हम उसे एक ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 को एक ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। तो ट्रिक क्या है? लो अखिल वर्मा के संघ में 2 पत्ते केंद्र के लिए रिजर्व है ना। क्या है? लो अखिल वर्मा के संघ में 2 पत्ते केंद्र के लिए रिजर्व है ना। तो क्या है इसमें? लो से है लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अखिल से अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था की गई। वर्मा से वर्मा को अलग किया गया भारत से। संघ से है संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई। 2 पत्ते अर्थात 35। 2 से है प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया। पत्ते से है 1935 का भारत शासन नियम है। केंद्र से केंद्र में द्वैत शासन लाया गया और के लिए इसमें साइलेंट है। और रिजर्व से है रिजर्व बैंक की व्यवस्था की गई। तो क्या ट्रिक है? लो अखिल वर्मा के संघ में क्या है? लो अखिल वर्मा के संघ में 2 पत्ते केंद्र के लिए रिजर्व हैं। लो से लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अखिल से अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था की गई। वर्मा को अलग कर दिया गया भारत से। संघ से है संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई। 2 से है प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त किया गया। पत्ते से है 35 1935। केंद्र से है केंद्र में द्वैत शासन लाया गया और रिजर्व से है रिजर्व बैंक की व्यवस्था की गई। भारत में रिजर्व बैंक की व्यवस्था की गई कोलकाता में 1937 ईस्वी में। इसी के साथ आज की हमारी वीडियो समाप्त होती है।